अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे 9th क्लास के 4th चैप्टर में इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है, यानी इसे उर्दू में तवाज़न कहते हैं। तवाज़न मतलब दोनों चीज़ों का बैलेंस होना। इधर भी 5 न्यूटन है, इधर भी 5 न्यूटन वेट है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इसी तरह हम बात करें, एक साइड पे एक झूले में दो बच्चे बैठे हैं, एक साइड पे भी 10 किलोग्राम का और इधर भी 10 किलोग्राम का, तो वो आपस में क्या होंगे, तवाज़न में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसकी डेफिनेशन को समझने से पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले आज हम डिस्कस उसकी पहले एग्जांपल करेंगे। देखें यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, जैसे हमारे पास ये वाला बॉक्स आप देखें, ये इसकी एक साइड पे आपका फोर्स लग रही है, यानी इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं। ये वाली ये फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी, फ़र्ज़ करें हम लेट्स सपोज कर लेते हैं 10 न्यूटन है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी फोर्स हम सपोज करते हैं कि वो भी कितने न्यूटन की है, 10 न्यूटन की। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 10 न्यूटन। अगर हम देखें इस तरफ लगने वाली फोर्स भी क्या है, 10 न्यूटन, इस तरफ लगने वाली फोर्स भी क्या है, 10 न्यूटन है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगी। अगर दूसरी हम बात करें तो ये जो बॉक्स है, ये जो डब्बा है, इसका कुछ वेट भी होगा जो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, यानी ये नीचे की डायरेक्शन में है, यानी फ़र्ज़ किया वो आप कर लें 50 न्यूटन। और इसी के एक्शन के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर, यानी एक्शन वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है और इसके रिएक्शन के तौर पर कुछ फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, जिसे रिएक्शनल फोर्स का नाम देते हैं। वो हमारे पास क्या है, यानी फ़र्ज़ करें वो भी इसके इक्वल क्वांटिटी होगी, यानी इसके बराबर होगी। वो कितनी होगी, 20 यानी 50 न्यूटन। ये देखिए, ये 10 न्यूटन थी, ये भी 10 न्यूटन थी, ये एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसर। ये भी 50 न्यूटन और ये भी 50 न्यूटन, ये भी एक दूसरे को इसने क्या कर दिया, कैंसर। मीनिंग ये कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब भी किसी जिस्म पे नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर एक्सेलरेशन और नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो देखिए वो बॉडी किस में होगी, एट रेस्ट होगी, यानी एट रेस्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशन। यहाँ पर देखें नेट फोर्स ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो होने के बाद उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो, और बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करें, यानी ये देखें आपके पास कोई ट्यूब है, यानी ये वाली, ये फर्ज कर लें ये आपके पास ट्यूब है। इसके अंदर हम बात करें कि जो लिक्विड है वो विस्कस लिक्विड है, यहाँ तक फिल किया हुआ है, टोटल यहाँ तक क्या किया गया है, फिल किया गया है ये विस्कस लिक्विड से। अगर हम ऊपर से कोई बाल गिरा दें, यानी एक हाइट से कोई लोहे की चीज़, आयरन की बनी हुई चीज़ यहाँ इसके अंदर क्या करें, फॉल करें। आप फर्ज कर लें ये हनी था, यानी क्या था, हनी था। इसके अंदर जब ये बॉल गिरेगी, यानी यहाँ से ये एंटर होगी, तो यहाँ तक तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी गिरेगी। उसके बाद जब ये इस लिक्विड में आएगी तो यहाँ पर जब पहुँचेगी तो ये लिक्विड भी तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा ना, जिससे फ्रिक्शनल फोर्स का नाम दिया जाता है। यानी उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है। और ये इसका जो वेट होगा बॉडी का वो नीचे की तरफ होगी, और जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो क्या है, ऊपर की तरफ। यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। और ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरती जाएगी, यानी स्लोली मूव करेगी नीचे, यानी कांस्टेंट स्पीड से। यहाँ पर जो कंडीशन हुई, यानी बॉडी किससे मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, हमने देखा एक ब्लॉक से, उसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पर ये बॉल जो गोली अंदर गिरी इसके अंदर, उसके ऊपर जो नेट फोर्स अमल करी वो ज़ीरो है, लेकिन मूव किससे करी,
कांस्टेंट स्पीड से, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे गिर रही है। तो हम इन दोनों कंडीशंस को देखें तो क्या डेफिनेशन बनेगी इक्विलिब्रियम की, तो हमारे पास दो तरह की डेफिनेशन बनेगी। फर्स्ट पार्ट में आप देखें, इफ नेट फोर्स आर, आप आर कर लें, नेट टॉर्क यानी नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू 0। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो या उसके ऊपर जो टॉर्क अमल कर रहा है वो हमारे पास क्या हो, 0 हो, तो उसे किसका नाम देते हैं हम, इक्विलिब्रियम का। और अगर हम दूसरी इसकी डेफिनेशन देखें तो हम अभी टॉर्क की एक एग्जांपल करेंगे कि कैसे नेट टॉर्क 0 होगा। तो सेकंड डेफिनेशन अगर हम देखें इसकी, तो वहाँ पर आप देखें कि बॉडी क्या होगी, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट आर क्या होगा, इसी को हमने देखा इस एग्जाम्पल के लिहाज से, तो क्या कहेंगे, मूविंग या मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर हमने दो डेफिनेशन डिस्कस की, यानी पहली की नेट फोर्स, जैसे इस ब्लॉक्स के ऊपर नेट फोर्स क्या है 0, टार की अभी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। उसके बाद बॉडी एट रेस्ट, यानी रेस्ट पे पड़ी है, उसके बाद या मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इस तरह की जो हालत होगी उसे हम किसका नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम का। तो टार्क वाली एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। यानी ये आपके पास है कोई रॉड ले लें, यानी ये फर्ज किया आपके पास क्या है, रॉड है ये वाला, इसका ये सेंटर है, इसको हमने किसी सेंटर पे फिक्स किया हुआ है, तो इसके ऊपर जो क्लॉकवाइज फोर्स लगेगी, यानी उसके अंदर जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास फर्ज कर ले टा1, यानी F1 की वजह से जो टार्क हुआ। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो इसके अंदर फोर्स जो होगी F2 होगी, तो वो हमारे पास जो टा होगा यानी टार्क होगा वो क्या होगा, टा2। तो इन दोनों का जो सम होगा, जो मजमूआ होगा, वो या फोर्सेस जो होंगी एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल कर देंगी। तो जो नेट टॉर्क इसके अंदर होगा वो क्या होगा, 0, यानी नेट टॉर्क किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यही डेफिनेशन थी, यानी इफ नेट फोर्स आर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू 0 विल बी द स्टेट इक्विलिब्रियम। या सेकंड डेफिनेशन को देखें, बॉडी एट रेस्ट आर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या बॉडी रेस्ट पे पड़ी है या मूव किससे कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रही है, तो हमारे पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स है, यानी टाइप्स हमारे पास इसकी दो है। कौन कौन सी, पहली हमारे पास स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और डायनामिक का मतलब होता है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां पर देखें, स्टैटिक मीन यानी इफ अ इक्विलिब्रियम इज नॉन एंड स्टैटिक इफ द बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे होगी तो वो किस में होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर देखें ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ये डेफिनेशन दोबारा देखें, स्टैटिक क्या होता है, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ अ बॉडी हो सकता है, ये बॉडीज आर एट रेस्ट होगी तो वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद जो हमारे पास है सेकेंड, यानी डायनामिक। डायनामिक में कोई भी बॉडी जो होगी, यानी हमने यहाँ पर बात की कि ये किससे मूव कर रही है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। यहाँ पर अगर मैं एक कार ले लेता हूँ, यानी फर्ज क्या, ये आपके पास एक कार है, ये मूव कर रही है, यानी किसी भी स्पीड से यहाँ पर जा रही है, यानी इसकी स्पीड जो थी, जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, कांस्टेंट।
अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो हमारे पास किस में होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। उसके बाद हमारे पास है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी पहले हमने बात की कि इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स हैं, 2। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट की। ये जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो 2 है, वो हम अलग लेक्चर में शेयर करेंगे वो डिटेलन इसमें हम। और इसके बाद हमारे पास हैं स्टेट्स, यानी इक्विलिब्रियम की स्टेट्स कौन कौन सी है। जो कंडीशन है ना इक्विलिब्रियम की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे स्टेट्स। तो यहाँ पर 3 स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास स्टेट है इक्विलिब्रियम की वो हमारे पास है स्टेबल, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम आगे वैसे आ जाएगा। स्टेबल में हम देखें तो वो कहते हैं क्याम पजीर इक्विलिब्रियम, यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तवाज़ुन होगा, हमेशा वो अपनी पोजीशन अपनी हालत को चेंज नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं कि 2 लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। यानी अगर 2 अच्छे लोग बेस्ट फ्रेंड है, उनको लोग जिस तरह से मर्जी आपस में उनको डिस्टर्ब करना चाहें, उनके दरमियान ताल्लुक तोड़ना चाहें, एक ही बात दूसरे को लगाएं तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो बरकरार रहता है, वो कभी टूटता नहीं। यानी वो किसकी एग्जांपल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। इसी तरह अगर हम फिजिक्स में इसके एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर आप देखें एक आपके पास ब्लॉक पड़ा हुआ है, यानी ये वाला आप सरफेस कर लें, ये इसके ऊपर जो ब्लॉक है ये पड़ा हुआ है इस तरह से। अगर हम इसके ऊपर इस यहाँ पर फोर्स लगाएं तो इसको थोड़ा सा मामूली सा टेढ़ा करके स्लाइटली सा डिस्टर्ब करके हम इसको डिस्टर्ब करेंगे, यानी यहाँ पर आप फर्ज करें ये यहाँ पर चला गया, यानी थोड़ा सा डिस्टर्ब किया इसी बॉक्स को, कहाँ चला गया, यहाँ पर, यानी इसके ऊपर फोर्स लगी और ये ब्लॉक कहाँ पे गया, यहाँ पर। अगर हम इसे दोबारा छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी किस में आ जाएगा, ओरिजिनल हालत में आ जाएगा, यानी वापस उसी कंडीशन में चला जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो, यानी यहाँ पर हमने फोर्स लगाई, इसको स्लाइटली थोड़ा सा ये ऊपर गया, जब हम इसको दोबारा छोड़ेंगे तो ये रिटेन क्या कर लेगा, अपनी पहले वाली पोजीशन। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, इसकी तारीफ देखें तो वो हमारे पास बनती है, इफ़ अ बॉडी कम बैक या कम बैक इज ओरिजिनल स्टेट आफ्टर स्लाइटली या आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब, जिसको हम मामूली सा थोड़ा सा टेढ़ा करके या मामूली सा डिस्टर्ब करके छोड़ दें और वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत रिटेन कर लेगा, तो हमारे पास क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत होगी। उसके बाद हम बात करें अनस्टेबल, वो आप खुद समझ गए होंगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल। तो यहाँ पर भी वही आप फ्रेंडशिप वाली एग्जांपल को देखें। अगर कुछ लोग हैं, 2 हैं जिनके दरमियान पक्की फ्रेंडशिप नहीं है, आर्जी तौर पे टेम्परेरी मतलबी तौर पे खड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, थोड़ी सी अगर किसी ने बात अपनी तरफ से भी बनाकर किसी दूसरे को कर दी ना, उसने कहा तुम्हारा दोस्त ये बात कर रहा था, तो उनका दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इसी तरह अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को देखें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, वो किसकी एग्जाम्पल थी, अनस्टेबल की। अगर फिजिक्स में हम देखें तो क्या है, यहाँ पर देखें आपके पास एक सरफेस है, वही सरफेस ले लें आप, तो सरफेस यहाँ पे पड़ी है, ये इसके ऊपर एक आप पेंसिल खड़ी कर देते हैं, यानी स्टैंड कर देते हैं। यहाँ पर यही पॉइंटर आप फर्ज कर लें, यहाँ पे खड़ा हुआ है पॉइंटर, ये आप कर लें, एक पेंसिल है, ये पॉइंटर है, यहाँ पे खड़ा है। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगा दूँ, यानी फोर्स F, तो ये क्या करेगा, अपनी हालत छोड़ के नई हालत में चला जाएगा। कैसे नई हालत में चला जाएगा, यहाँ पर देखें जब इसको फोर्स लगेगी तो ये कुछ ऐसी हालत गेन कर लेगा, यानी इस तरह की हालत में चला जाएगा। यानी ये फर्ज करें ये आपके पास उसकी रिटेन पोजीशन आगे जो उसने गेन की। यानी अब देखें, अगर किसी चीज़ को मामूली सा टेढ़ा करके छोड़ें और वापस अपनी ओरिजिनल हालत में ना आए, असल हालत में ना आए, तो उसे हम किसका नाम देते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। यानी इफ़ अ बॉडी डज नॉट कम बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब, जिसको मामूली सा
हिलाकर छोड़े और वो वापस अपनी अनशील कंडीशन में ना आएगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और लास्ट वाली हमारे पास जो स्टेट है वो हमारे पास न्यूट्रल होती है। यानी न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल मीन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना वो इधर वाली साइड का हो ना वो इधर वाली साइड का हो। यानी अगर दो लोग लड़ रहे हैं और दूसरा आदमी खामोशी से साइड पे खड़ा है, ना वो उसको सपोर्ट कर रहा है ना उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि वो न्यूट्रल है। इसका इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, आज़ादाना हरकत कर रहा है। तो इसका मीनिंग है कि न्यूट्रल का होगा कि अगर किसी बॉडी को हम फोर्स लगाएं और वो सिमिलरली आगे जाके उसी तरह की न्यू पोजीशन गेन कर लेगा तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, न्यूट्रल। यानी अगर किसी जिस्म को उसकी पहली वाली पोजीशन से हिलाने पर नई पोजीशन पर जाकर ठहर जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर अगर हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करें तो यहाँ आप देखें, यही बॉल, ये हमारे पास एक सरफेस आ गई, इसके ऊपर आपके पास बॉल पड़ी हुई है, यानी ये वाली, ये आपके पास बॉल है। तो जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे स्लाइटली थोड़ा सा, तो ये यहाँ से मूव करती हुई यहाँ पर जाके नई पोजीशन क्या करेगी, गेन कर लेगी। तो इस तरह का जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन सिमिलर टू प्रीवियस पोजीशन आफ्टर डिस्टर्बिंग या आफ्टर स्लाइटली डिस्टर्बिंग इज नॉन एज ए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आज हमने डिस्कस की कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके आगे हमने एग्जाम्पलें डिस्कस की, एग्जाम्पल के बाद उसकी डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद उसकी 3 स्टेट्स को डिस्कस किया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल में हमने बात की कि दो लोग हों तो उनके दरमियान अगर पक्का रिलेशनशिप है, पुख्ता है, फ्रेंडशिप है, तो उनको अगर कोई शख्स अगर बातें लगा भी रहा है तो वो आपस में रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है उनके दरमियान फोर्स इतनी पावरफुल है कि वापस रिटेन हो जाते हैं। अगर उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई झगड़ा हो जाए, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाए, तो वापस वो अपनी हालत में आ जाते हैं। तो अगर हम उसमें हम अनस्टेबल की बात की तो अनस्टेबल में वो टेम्परेरी तल्लक होता है, लोग आर्जी तौर पर आपके साथ खड़े होते हैं तो, और जब वक्त आता है तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी सी बात किसी ने लगा दी कि वो आपके बारे में ये बात कर रहा था, वो कहता है हाँ हाँ इसने मेरे बात की होगी, ऐसे है, तो वो फौरी तौर पे क्या करता है, ख़त्म करके तलक चला जाता है। तो इसी तरह इसके ऊपर भी अगर कोई थोड़ी सी फोर्स लग जाए ना तो ये वो अपनी हालत को रिटेन नहीं कर सकता, आगे जाके न्यू कंडीशन, न्यू हालत, न्यू स्टेट गेन कर लेता है, तो हमारे पास अनस्टेबल होता है। उसके बाद हम बात करें न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में ना कोई किसी शख्स के साथ ताल्लुक उसका होता है, वो अकेला होती है, यानी अकेला कर लें या अकेली होती है, या आप बॉल अकेली कर लें तो वो क्या करेगी, अपनी जगह से मूव करेगी और नहीं जाके प्रीवियस कंडीशन को छोड़ के न्यू कंडीशन गेन कर लेगी। सिमिलरली होगी किसकी, प्रीवियस कंडीशन के, यानी टेक अ न्यू पोजीशन सिमिलर टू प्रीवियस पोजीशन आफ्टर डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब करने के बाद नई पोजीशन गेन करेगी। तो हमारा और आप ताकि आगे फ्यूचर में एक कंसेप्ट के साथ, एक नज़रिए के साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि रट्टा सिस्टम एजुकेशन में इंसान को लाइफ में मुख्तलिफ तरह की डिस्टर्बेंस होती है, मुख्तलिफ तरह की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हम यहाँ पे 9th 10th में 11वीं 12वीं में रट्टा लगा के आगे जा सकते हैं, लेकिन जो आगे हाई क्लासेस हैं, जो हाई स्टेटस है, उसमें हम क्या करेंगे, फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। हम रट्टा लगाया था, टेम्परेरी तौर पे नंबर गेन किए और आगे वाली क्लास में आ गए। हमेशा चीज़ को एक कार्नर से, एक नुक्ता से लेकर उसकी डिटेल तक जाना चाहिए और उसको अच्छी तरह से समझकर डिटेलन हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में हमें मुख्तलिफ तरह की डिस्टर्बेंस का सामना ना करना पड़े। जैसे आप एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर हम मकान वगैरह बनाते हैं ना, उसके पहले टीयर गार्डर वगैरह लगाते थे या कोई आयरन की हम चीज़ बनवाते थे, अगर उसको हम कलर नहीं करते ना, पेंट नहीं करते ना, तो उसको जंग लग जाता है। जंग लगने की वजह से वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर हम रट्टा लगाएंगे ना चीज़ों को, तो हमारे नॉलेज को भी जंग लग जाएगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रट्टा लगा हुआ था। अगर हम उसको कंसेप्ट के साथ करेंगे, यानी जैसे हमने उस आयरन को इस्तेमाल करने से पहले उसको पेंट करते हैं ताकि वो काफ़ी दिन निकाल जाए, तो इसी तरह जब भी हम कोई टॉपिक तैयार करें तो उस
उसको कंसेप्ट बनाकर, एक नज़रिया बनाकर तैयार करें, ताकि हम आने वाले वक्त में हमें किसी भी किस्म की वो जंग लगने की आदत ना हो, हमारा नॉलेज रिटेन रहे। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम अपने नॉलेज को यूज़ कर सकें। मुख्तलिफ़ तरह के NDS टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, लोगों के 1086 नंबर होते हैं, फेल हो जाते हैं। वजह ये है कि उन लोगों ने सिर्फ रट्टा लगाया होता है। रट्टा जब तक चलेगा तब तक बात नहीं बनेगी, जब तक कंसेप्ट नहीं होगा, एक आपका नज़रिया, आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, आप पेपर में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते।